नेशनल रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसके पहले जो चैप्टर था हमारा साझेदारी लेखांकन, जो मैंने आपको बताया इसमें साझेदारी क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होती है, उससे संबंधित जो नियम शर्तें हैं वो सब हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो वो क्या चीज़ है और किन दशाओं में हम फर्म का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि पुनर्गठन मतलब पुनः गठन मतलब रचना करना। साझेदारी शर्त की जो नियमें और शर्तें हैं उनमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। क्योंकि साझेदारी बनाते समय साझेदारी संलेख बनाई जाती है और साझेदारी संलेख में साझेदारी फर्म से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख कर दिया जाता है और समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख करने के बाद वापस उसमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है तो उसमें सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है। देखो, साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। फर्म के विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण करना मतलब रिटायरमेंट ले लेना आदि फर्म के पुनर्गठन के कारण होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो साझेदारों का पुराना समझौता होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, और जो एक नया समझौता है वो साझेदारों के बीच में लागू हो जाता है। फर्म के पुनर्गठन से साझेदारों के जो लाभ अनुपात हैं वो भी बदल जाते हैं आवश्यक रूप से। तो साझेदारी के पुनर्गठन का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि साझेदारी समझौते में किसी भी तरह के परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। ये किन किन कंडीशंस में होता है। नंबर 1, जब साझेदार अपना लाभ अनुपात परिवर्तित करना चाहें, जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए, जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले ले, या फर्म की विद्यमान संपत्ति और दायित्वों में कोई पुनर्मूल्यांकन करना हो, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। अब आप देखिए पुनर्गठन की विशेषताएं। अभी जो हमने अर्थ पढ़ा है पुनर्गठन का, उसी से उसकी विशेषताएं निकलेंगी। सबसे पहली विशेषता, पुनर्गठन से क्या होता है, साझेदारों के बीच जो अनुबंध होता है, समझौता होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है। पुनर्गठन से फर्म की विद्यमानता में कोई परिवर्तन, मतलब फर्म पहले की तरह विद्यमान रहती है, सिर्फ जो समझौता है, जो संलेख है, उसमें चेंज होता है, फर्म में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। पुनर्गठन से पुराना अनुबंध समाप्त होकर नया अनुबंध शुरू हो जाता है। पुनर्गठित फर्म अपना व्यवसाय चालू रखती है, मतलब उसका जो व्यवसाय है वो चालू रहता है। तो अब हम इस वाले उसमें पढ़ेंगे कि इनकी दशाओं में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उनकी डिटेल में अब उनको हम पढ़ेंगे। हाँ देखो, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की निम्न दशाएं हो सकती हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं, नंबर 1, विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जब साझेदार अपना अनुपात बदलना चाहें, जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए, विद्यमान साझेदार को रिटायरमेंट दिया जाए, अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाए, या 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण या संविलियन हो जाए। अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। फर्म की पूंजी में सक्रिय या प्रबंध में सक्रिय भागीदारी या अन्य किसी कारण से विद्यमान साझेदार क्या करते हैं, लाभ विभाजन में परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई साझेदार फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ये कोई साझेदार क्या करता है, फर्म में सिर्फ नाम के लिए रहता है। तो ऐसी दशा में साझेदारों के बीच में जो लाभ का विभाजन किया जाता है वो उसी हिसाब से होना चाहिए कि जो साझेदार फर्म में ज़्यादा काम करता है तो उसके हिसाब से उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए या लाभ उसका बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लाभ अनुपात में परिवर्तन का निश्चय कर सकते हैं। परिवर्तन के फलस्वरूप जिस साझेदार का लाभ में हिस्सा पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है
उसे नफ़े वाला साझेदार मतलब गेनिंग पार्टनर कहा जाता है। और जिस साझेदार का लाभ पहले की तुलना में कम हो जाता है उसे त्याग करने वाला साझेदार मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको कहा जाता है। परिवर्तन की स्थिति में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है। संपत्ति दायित्व में पुनर्मूल्यांकन होता है। उसके बाद जो फर्म के पास में संचित लाभ है या कोई संचय है, कोई कोष है या पूंजी है, उसका भी समायोजन किया जाता है। नफ़े वाले साझेदार के द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को उसके त्याग के बदले में जो राशि दी जाती है उसको गुडविल ख्याति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। किस अनुपात में साझेदार हैं वो? पहले 3:1 के अनुपात में। अब वो भविष्य में चाहते हैं कि उनका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा, समान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुपात को चेंज कर रहे हैं। पहले वो 3:1 के अनुपात में बांटते थे, अब भविष्य में वो चाहते हैं कि उनके बीच में लाभ का बराबर वितरण किया जाए। तो ये क्या कहलाएगा? फर्म का पुनर्गठन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। साझेदारी संलेख में उल्लिखित नियमों का पालन करते हुए जब सभी साझेदारों की आपसी सहमति से किसी व्यक्ति को पूंजी, प्रबंध की कुशलता या तकनीकी ज्ञान के कारण साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। जैसे कि ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार थे। अब उन्होंने क्या करा? सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बना दिया। तो क्या होगा? पहले फर्म में 2 साझेदार थे, सी के आने के बाद फर्म में 3 साझेदार हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। नंबर 3, विद्यमान साझेदारों की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 की उपधारा 1 के अनुसार एक साझेदार फर्म से कब अलग हो सकता है? जब सभी साझेदारों की आपसी सहमति हो, साझेदारों के बीच समझौते के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी की दशा में शेष साझेदारों की सहमति से लिखित में 1 माह का नोटिस देकर वो फर्म से अलग हो सकता है। मतलब कोई भी साझेदार जो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, अलग होना चाहता है, उसको फर्म को 1 माह का लिखित नोटिस देना जरूरी है। वस्तुतः जब किसी साझेदार का संबंध फर्म के एक साझेदार के रूप में न रहे तो ऐसी स्थिति को फर्म में साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, साझेदार की निवृत्ति या साझेदार का बहिर्गमन कहा जाता है। जब कोई विद्यमान साझेदार फर्म छोड़ देता है तो क्या होता है कि वो पुरानी जो फर्म है वो समाप्त हो जाती है और जो शेष बचे साझेदार हैं उनके बीच में एक नई साझेदारी हो जाती है। तो इसे भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। देखिए जैसे ए, बी, सी 3:1 के अनुपात में साझेदार थे, किसी कारणवश सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। सी के जाने के बाद ए और बी क्या करते हैं? व्यवसाय को चालू रखते हैं। तो ऐसी दशा में ये साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का कहलाएगा। ये मतलब ये पुनर्गठन का एक रूप है क्योंकि अब फर्म में 3 की जगह 2 साझेदार हैं। विद्यमान साझेदार की मृत्यु होने पर, जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाती है और शेष साझेदार फर्म का व्यापार चालू रखते हैं तो इसे फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। जैसे ए, बी, सी 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं, बी की डेथ हो गई, बी की मृत्यु हो गई है, तो आ और स ने क्या किया? व्यापार को चालू रखने का निश्चय किया। इसे भी फर्म का पुनर्गठन करेंगे। मतलब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी फर्म में जो परिवर्तन होगा वो पुनर्गठन कहलाएगा और दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण या संविलियन। जब 2 एक जैसा बिजनेस करने वाली, एक जैसा व्यवसाय करने वाली फर्म आपस में एक दूसरे की कंपटीशन को, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए आपस में मर्ज हो जाती है तो वो फर्मों का एकीकरण कहलाता है। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या व्यवसायिक संचालन की लागत में कमी करने के उद्देश्य से जब एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली 2 या 2 से अधिक फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बना लेती है तो वह फर्मों का एकीकरण या संविलियन कहलाता है।
एकीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब दो फर्में मिलकर एक फर्म बना लेती है तो उससे क्या होता है, उनके बीच में समझौता होता है और समझौते में जो परिवर्तन होता है वो फर्म के पुनर्गठन का एक रूप होता है, क्योंकि जो भी नया समझौता होता है उसी के आधार पर उनके जो लाभ और हानि है उसका विभाजन किया जाता है। अब आप देखो साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। पूंजी अंशदान या फर्म के संचालन में किसी साझेदार के अधिक भाग लेने के कारण वर्तमान साझेदार क्या करते हैं, अपने लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। इसमें से क्या होता है कि किसी साझेदार को प्रॉफिट हो जाता है और किसी साझेदार को पहले की तुलना में लाभ कम मिलने लगता है। तो जिस साझेदार को पहले की तुलना में लाभ होता है, नफ़ा होता है, वो नफ़े वाला साझेदार मतलब गेनिंग पार्टनर कहलाता है, और जिसको त्याग करना पड़ता है, जो सेक्रीफाइस करता है, वो सेक्रीफाइसिंग या त्याग करने वाला साझेदार कहलाता है। ऐसी दशा में साझेदारों के बीच में न्यायोचित व्यवहार बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो फर्म की ख्याति है, संपत्ति है, दायित्व हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। फर्म के जितने भी संचय और कोष हैं या लाभ हैं उनका भी उचित समायोजन किया जाए। ये समायोजन उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे कि किसी साझेदार के प्रवेश पर किए जाते हैं या किसी साझेदार के रिटायरमेंट पर किए जाते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन या लाभ विभाजन अनुपात में निम्न समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, विद्यमान साझेदारों का नया लाभानुपात तथा त्याग और प्राप्ति का अनुपात निकाला जाता है कि जो नए साझेदार हैं उनमें से किस साझेदार ने कितना त्याग किया है और किसको कितना प्रॉफिट हुआ है, किसको कितना नफ़ा हुआ है। ख्याति का समायोजन या लेखांकन व्यवहार, जो फर्म की ख्याति है उसका समायोजन किया जाता है। संचित लाभ और संचय कोष अगर दिए गए हैं तो उनका समायोजन होता है। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए इसमें लेखांकन किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन इसमें किया जाता है।